नमस्कार मित्र, मी संतोष गायकवाड जागर मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आहे 26 जानेवारी आणि या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जागर मराठी चॅनल्स वसई विरारमधील विविध क्षेत्रातील कर्तबगार मंडळीची मुलाखत घेत आहोत. मित्रांनो, आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत सुशील द्विवेदी सर. सर, स्वागत आहे तुमचं. सुशील द्विवेदी हे म्हणजे आपल्या वसई विरारमधील प्रसिद्ध कर सल्लागार आहेत. ते टॅक्स कन्सल्टंट आहेत आणि त्यांचं सांगण्याचं म्हणजे एव्हरशाईन सिटी फोरम आहे, त्यांचं सिटी सिटीजन फोरम आहे, त्याचे ते म्हणजे सदस्य आहेत. तर आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत आणि विशेष म्हणजे राजकीय दृष्ट्या आम आदमी पार्टी वसई विरारमध्ये आणण्यामध्ये त्यांचा ही आहे आणि 8 वर्ष ते जिल्हा सचिव पालघरचे राहिलेले आहेत. सुशीलजी, तुमचं स्वागत आहे. आज 26 जानेवारी आहे, प्रजासत्ताक दिन आहे. सुशीलजी, आम्हाला तुमच्या बद्दल जाणायला आवडेल की तुम्ही कुठल्या आणि वसईमध्ये कधीपासून राहताय, तुमचा थोडक्यात परिचय जरा द्या. सर, पहले तो सॉरी बोलूंगा कि मैं हिंदी में चालेल. क्योंकि चॉइस ऑफ वर्ड्स कई बार गलत हो जाएंगे लैंग्वेज में, तो हिंदी में बोलना चाहूँगा. चालेल सर. तो सर, मैं यहाँ 1998 में वसई आया और सीए करने आया था. मैं यहाँ पीछे हमारे एक सीए हॉस्टल है, उसमें रहता था और वहाँ रहते रहते फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया. मेरी शादी हुई यहाँ पे और यहीं पे बस गया. मैं पिछले 25 साल से एवरशाइन सिटी वसई ईस्ट में रह रहा हूँ. सुशीलजी, तुम्ही सामाजिक कार्यात आहात. तुमचं जे एव्हरशाईन सिटी सिटीजन वेलफेअर फोरम आहे, तर या काय ऍक्टिव्हिटीज होतात या फोरम संदर्भात? सर, करीब ये लॉकडाउन से पहले 2017 की बात है, जब एवरशाइन में जब रोड्स पे काफ़ी हॉकर्स आ जाते थे और काफ़ी जगह कब्जा हो जाता था, तो हमारे चलने का, बच्चों का फुटपाथ पे चलने का रास्ता नहीं बचता था. तो कई बार हम नगर सेवकों को जाके बोलते थे, बट उसका कोई ये नहीं मिलता था, मतलब उसका कोई हल नहीं मिलता था, रिजल्ट नहीं मिलता था. तो मैंने सोचा ये हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हम नंबर्स में कम दिखते हैं, हम 1-2 लोग दिखते हैं करके इनको लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, तो इनको इसलिए नहीं सुनते. तो मैंने एक बार एक मीटिंग बुलाया, एवरशाइन सिटी सिटीजन वेलफेयर फोरम नाम से एक मीटिंग बुलाया. तो एवरशाइन के करीब 150-200 लोग आए उस मीटिंग में और उधर हमने डिस्कस किया कि एवरशाइन के बारे में लोग क्या सोचते हैं और इसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं. तो इस मीटिंग के बाद हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई और फिर हम एवरशाइन के लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू जोड़ने लगे. हम ट्री प्लांटेशन शुरू किए, हम ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किए, हमने डॉग लव जो पेट लवर्स ग्रुप है, जो स्ट्रे लवर्स ग्रुप, उनका ग्रुप चालू किया. तो जिसका जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट के हिसाब से हमने अलग अलग ग्रुप्स चालू किए ताकि लोगों का मिलना हो सके, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो और हम मिल के कुछ करने का सोच सकें. तो ये सोच से एवरशाइन सिटी सिटीजन वेलफेयर फोरम हमने शुरू किया गया और ट्री लवर्स ग्रुप शुरू किए और अलग अलग इनिशिएटिव हमने लिया इसमें. मैंने 4000 झाडं तुम्ही लावलेली, तर तो काय अनुभव होता? ये सर हमारा एक मोटो था कि एवरशाइन को क्लीन, ग्रीन और सेफ बनाएंगे. तो क्लीन तो चलो महानगर पालिका से बोल के या हम भी खुद कोशिश करके क्लीन कर सकते हैं. ग्रीन बनाने के लिए कोशिश करना था और उसके लिए हमारे एक एवरशाइन फोरम के मेंबर है डेनिस वाज करके. उनको पेड़ों से बहुत प्यार है. वो दिन भर मेरे को लगता है पेड़ के अलावा कुछ नहीं सोचते. तो उन्होंने कुछ पेड़ लगाना शुरू किया था. तो किसी ने हमें रेफरेंस दिया, एक एलिस मचाडो आंटी थी यहाँ पे जो अभी पिछले साल हमें छोड़ के चली गई, लेकिन वो हमारे फोरम की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी. तो एलिस मचाडो आंटी ने सजेस्ट किया कि डेनिस पेड़ लगाता है, तो कोई हेल्प कर सकते हो क्या तुम उसे. तो हम उसको हेल्प करने के हिसाब से डेनिस को हम 3-4 लोग जुड़े और धीरे धीरे वो टीम बढ़ते बढ़ते आज 100-150 लोगों का टीम हो गया, जो हम पूरे एवरशाइन और एवरशाइन के आसपास करीब 3-4 हज़ार झाड़ लगा चुके हैं. और ना कि झाड़ लगाए हैं, झाड़ों का ख्याल रखते हैं और उसमें पानी डालने का काम करते हैं. ऐसे बहुत डेडिकेटेड मेंबर्स हैं जो रोज सुबह उठ के, उनमें बिजनेसमैन है, उनमें टीचर्स हैं, उनमें प्रोफेशनल्स हैं, तो ये सब मिलके ये ग्रीनरी बनाने का काम कर रहे हैं. सर, कोविडच्या काळामध्ये लोकांना अन्न वाटप असेल किंवा रेशनिंग असेल, तर तो काय अनुभव होता? सर, ऐसा था कोविड के टाइम पे हमने देखा कि तब आपको ध्यान होगा कि कोविड समझो एक फैमिली मेंबर को हो गया तो बाकी फैमिली मेंबर उससे कट ऑफ हो जाते थे ताकि उनको ना हो जाए. तो खाना बना के फिर उनको देना ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता. तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम खुद के फंड से जो हो सकता है और खुद अपना एक किचन बनाया हमने और हमारे कुछ मेंबर्स मिलके खाना बनाने लगे और हम लोग कुछ लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो जो भी बीमार पड़ता था एवरशाइन और एवरशाइन के आसपास, उन सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड करते थे. तो कई लोग जो ठीक हो जाते थे, वैसे नहीं कि वो
फाइनेंशियली कमजोर थे, बट हमारा मकसद था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कई लोग खुद रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं आप कुछ तो ले लीजिए, तो उस पैसे से फिर हम आगे और काम कर सके और लोगों को हेल्प कर सके। सुशीलजी, तुम्ही समाजामध्ये बदल घडवण्यासाठी तुमच्याकडे एक हटके, तुम्ही आहात टॅक्स कन्सल्टंट, पण तुम्ही जे कानफाडो आंदोलन केलं ते जरा लोकांना सांगाल का काय आंदोलन आहे नेमकं, कारण त्याचे रिझल्ट भरपूर येतात लवकर. सर ऐसा था कि जो महानगर पालिका है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लोगों का प्रॉब्लम एक तो होता है, आप कभी कोई दुकान में जाएंगे या कोई प्राइवेट फर्म में जाएंगे, तो अगर उसने आपको सर्विस नहीं दिया, कोई बड़े होटल में जाइए, आप सर्विस अगर उसने नहीं दिया और कस्टमर अगर बोलता है कि सर्विस नहीं मिला, तो वो लोग ध्यान देते हैं, है ना, वो ध्यान देते हैं कि उनको रेपुटेशन स्टेक पे रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस में मैंने देखा है इनको कोई पड़ी नहीं है, आप कितने भी कंप्लेंट्स दे दो, आप अर्ज पे अर्ज देते रहो, लेकिन आपका काम होता नहीं है। तो मैंने देखा कि जब काम होगा नहीं तो कैसे करेंगे, तो तब मैंने सोचा कि अपन क्या करते हैं कि लेटर्स वगैरह देने के बजाय हम सीधा वीडियो बनाएंगे, और जो ऑफिसर काम करना, जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करने की, अगर उसने नहीं किया तो हम सारे मेंबर्स को उसका फ़ोन नंबर शेयर करेंगे, एक मैटर बना के देंगे, और एसएमएस करना, उनको फ़ोन करना, तो कान में जब इतने बार आवाज़ गूंजेगा तब हमारा काम उसको सूझेगा और करेगा। तो ये हमारा सोच था और हमने किया। सुशीलजी, आम आदमी पार्टी सोबत तुम्ही जिल्हा सचिव पालघरचे म्हणजे 8 वर्ष काम करताय. 8 वर्ष खूप मोठा काळ आहे. तुम्ही का आम आदमी पार्टी चूज केली आणि काय एकंदरीत तुमचं ऑब्झर्वेशन काय? आम आदमी पार्टी जब से एक्चुअली इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ, तब से मैं फॉलो करता था उन्हें, देखता था वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आदमी एक अनबायस्ड आंखों से देखे तो सही और गलत का फर्क पता चलता है। तो इनका सोच मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जो कर रहे थे और जो जेन्युइनली उनका दिल से करने की कोशिश कर रहे थे, वो अच्छा लगा। देश का डेवलपमेंट तब होता है जब देश के लोगों का डेवलपमेंट होता है। आज एक गरीब बच्चा, अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जिसके पास सारे फैसिलिटीज नहीं है, वो पढ़ाई से डिप्राइव्ड रहे, तो ये देश के लिए बुरा होगा, क्योंकि वो बच्चा कल चल के बाबा साहब अम्बेडकर बन सकता है, वो बच्चा कल चल के अब्दुल कलाम जी बन सकता है। तो हमें बच्चों के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं एजुकेशन से बढ़ाना पड़ेगा, और उनको वो फ्री शिक्षा का जो ये है वो देना पड़ेगा। और दूसरा था उनका इलाज, लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना। तो जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में शुरू हुए, उससे मैंने देखा कि गरीब को भी अच्छे हेल्थ केयर का एक्सेसिबिलिटी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और भी जो अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे थे, करप्शन फ्री काम करने का कोशिश कर रहे थे, तो ये सब चीज़ों से मुझे लगा कि ये पार्टी ऐसी है जिसको लाना चाहिए। तो उसके लाने के लिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, और आम आदमी पार्टी में मुझे बाद में जिम्मेदारी दी गई। तो जितना टर्म में मैं सेक्रेटरी था, जितनी कोशिशें मेरे से हो सकी मैंने की, ताकि वसई विरार के लिए कुछ किया जा सके। सर, भविष्यात जे इलेक्शन्स होऊ घातले आहेत महानगरपालिकेचे, त्या संदर्भात काय पार्टीचं ध्येय धोरण आहे? इलेक्शंस का ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कैंडिडेट्स खड़े होंगे ही, और मुझे भी अगर बोला जाएगा तो मैं अपना नॉमिनेशन भरूंगा। मैं एवरशाइन वसंत नगरी एरिया में रह रहा हूँ 25 साल से, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, और लोगों का काम करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ। तो लोगों को अगर लगे कि हाँ भाई मैं यहाँ के नगर सेवक का जिम्मेदारी लूँ, और लोगों से मैं बात करूँगा, अगर उनका रिस्पॉन्स रहा तो ज़रूर लड़ेंगे। सर, ऐसे स्वतः म्हणजे उच्च शिक्षित लोक पाहिजेत समाजामध्ये. सर, तुम्ही स्वतः एक कर सल्लागार आहात, उच्च शिक्षित आहात. तुम्ही म्हणजे मोदीच्या राजकारणाकडे, पंतप्रधान मोदी किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाकडे कसं पाहता? सर, मैं तो सोचता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे किसी भी पार्टी की आए, उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ अच्छा करें। सबके अपने अपने कुछ एजेंडा रहते हैं, वो एजेंडा से काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिसीज जब बनते हैं गवर्नमेंट के, तो पॉलिसीज स्टेक होल्डर पॉलिसीज से जिसको इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को, मतलब जिसको इफेक्ट होगा पॉलिसी से, उसको उससे कहीं ना कहीं राय मशवरा करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मतलब सैम्पलिंग करना और असेसमेंट करना कि क्या इफेक्ट करेगा आपका लॉ लाना। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। जैसे फार्मर्स के लिए लॉ लाए तो फार्मर्स सारे आंदोलन पे बैठ गए। आज
जो अग्निपथ योजना लाए, उसमें सब बच्चे नाराज, जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो नाराज हैं। तो हर पॉलिसी में कहीं ना कहीं इनको जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है उससे पता चल रहा है कि प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम नहीं कर रहे हैं और लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इस सरकार के हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनके पॉलिसीज सही नहीं है। पर्सनली हम पर्सनल लेवल पे किसी नेता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि, लेकिन जब आज एक सिंपल सा राम मंदिर का बात है, हम भी हिंदू हैं और हम भी राम भगवान में हमारी आस्था है, लेकिन आप सोचिए राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है तो या तो रामनवमी को करना चाहिए था या तो दिवाली में करना चाहिए था। ये अपना डेट अपने इलेक्शन के हिसाब से जो चूज किया है इन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, लोगों के फायदे के लिए नहीं हो रहा है और ना ही आस्था से जुड़े हैं ये लोग। इनको बस अदानी को कमा के देना है और वो ये कर रहे हैं। सुशीलजी, अनधिकृत बांधकामं म्हणा किंवा याच्यामुळे पर्यावरणाची तर हानी होतेच आहे, पण आता जे सध्याचे रोड जे आहेत हे पण म्हणजे खूप दिवसांना ते उंचावर घेत आहेत, तर याच्याकडे तुम्ही कसं बघता? सर, अनधिकृत बांधकाम का जो आप बोल रहे हैं, यहाँ पे वसई विरार में तो जिस लेवल पे हो रहा है आप भी देख रहे होंगे। इलीगल तब तक है जब तक लीगल हो, इलीगल को भी लीगल करना यहाँ के लोगों ने सीख लिया और कर लेते हैं, उसमें सब कोई इन्वॉल्व है, मैं उसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन जो लीगल बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, आज मैं बताता हूँ आपको, मधुबन का एरिया आप देखेंगे तो लीगल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, आप जाके देखें वहाँ लाखों का पॉपुलेशन आने वाला है। लेकिन उनका बाहर निकलने का जो रास्ता है, आप जो भी रोड उस एरिया को कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो नायगांव का रोड हो चाहे वसई का रोड है, आप देखेंगे वो रोड सफिशिएंट है क्या? इतने सारे लोग अगर बाहर निकलेंगे या आएंगे वहाँ पे तो वो रोड सफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि आप कितने पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स वहाँ करने वाले हो और उन सबको उतना फैसिलिटीज दे पाएंगे क्या, उतना पानी दे पाएंगे क्या, तब जाके अप्रूवल्स देना चाहिए। आज पानी, जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुके हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो नए बिल्डिंगों को पानी कहाँ से मिलेगा? आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सफिशिएंट है क्या ये सब चीज़ों के लिए? ये देखे बगैर गवर्नमेंट कहीं भी कुछ भी परमिशन दे रही है, ये सही नहीं है कहीं ना कहीं, और इसके खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। आज जो रोड भी बन रहे हैं ऊंचा हुआ, आपने देखा है, हमने कम से कम लगातार कई बारिशों में हमने उसका वीडियो बनाया, लोगों को वीडियो बना के बताया। हमने इवन बोट्स और ट्रैक्टर डिमांड किया गवर्नमेंट से कि हमें प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पूरा रोड रास्ता डूबा रहता था। तो अब जाके कहीं ऊंचा कर रहे हैं, MMRDA रोड बना रही है और ऊंचा कर रही है। तो चीज़ों को लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके उनको पता चलता है, तब तक वो सोए रहते हैं। तो इतना तो काम हमने किया है कि उनको जगा दिया है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम को सुन सके और समझ सके। तर मित्रो, ते सुशील द्विवेदी अशी सजग नागरिक आणि ज्यांना समाजामध्ये आदर आहे, समाजामध्ये काहीतरी बदल करायचे असे नागरिक आपल्या वसई विरारमध्ये जास्तीत जास्त होत आणि त्यांच्या राजकीय आम आदमी पार्टी पक्षालाही खूप खूप शुभेच्छा। सर, तुम्ही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जागर मराठी चॅनलला मुलाखत दिली त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो। सबको रिपब्लिक डे का बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।